जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। जैसे वाबस्तार के ग्रीन कार्ड के बाद अब दो जजेस की ड्यूल नेशनलिटी निकल आई है। ये कौन से लोग हैं, कौन से जजेस हैं, इनकी दोहरी शहरियत किस किस मुल्क की है और क्या इनके ऊपर किसी ने एतराज़ किया या नहीं किया। इसी तरह एक इंतहाई मोअज़्ज़ज़ जज, सीनियर तरीन जज, उनकी बेगम जो है उनकी नेशनलिटी भी दूसरे मुल्क की है, उनके ऊपर एतराज़ क्यों नहीं किया गया? ग्रीन कार्ड के ऊपर एतराज़ है, इन तीन जजेस की नेशनलिटीज़ पे क्यों नहीं एतराज़? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 6 जजेस के ख़त के ऊपर समाअत कर रही है। क्या आज कुछ रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये भी आज के व्लॉग में डिस्कस होगा। और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फैसला भी आज इमरान खान साहब करेंगे। क्या शेर अफजल मरवत साहब बन रहे हैं या नहीं बन रहे, और अगर नहीं बन रहे तो उनकी जगह कौन होगा, ये भी आज के व्लॉग में बाकायदा डिस्कस किया जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो के 9 मई को पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं। इसको क्या समझा जाए, इसके ऊपर भी बात होगी। और इसके साथ साथ इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये सोचा गया कि फौरी तौर पे एतवार के दिन ये नोटिफिकेशन जारी करके ये काम भी किया जाए, इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे आज के व्लॉग में। सबसे पहले इसहाक डार साहब पे आते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बनाया गया और जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो एतवार का दिन था। प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया में थे, इसहाक डार साहब भी सऊदी अरेबिया में थे और मियां नवाज शरीफ साहब चाइना के अंदर थे। तो ये अचानक फ़ैसला और एक ऐसा फ़ैसला आया जिसने सरप्राइज़ कर दिया सबको कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी। जब इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा हैं और अहम तरीन वजारत उनके पास है, तो उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की क्या ज़रूरत थी। इस पर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हुई। अभी तक बेतहाशा जो तज्ज़िये किए गए उसमें आपने कई चीज़ें नोट की होंगी, लेकिन जो मेरा ख्याल है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस पूरे सिस्टम से ऑफ थे। वफाक के अंदर उनके भाई की हुकूमत थी, लेकिन महसूस ये हो रहा था कि मियां शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट से कहा जाता है फौरी तौर पे मियां शहबाज शरीफ साहब वो काम कर देते हैं, उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनते। तो मियां नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है उसके बाद उन्होंने अपने भाई से मुलाकात भी नहीं की, वो वफाक में आए नहीं, वो इस्लामाबाद में बैठे नहीं, उन्होंने कैबिनेट के किसी इजलास में शमूलियत इख्तियार नहीं की और सिर्फ वोट देने के लिए, वो सदर के वोट देने के लिए, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर के वोट के लिए वो कौमी असम्बली आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने नेशनल असम्बली में कदम नहीं रखा। तो इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा था कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब नाराज़ है और सिस्टम से ऑफ कर दिए गए हैं या वो सिस्टम से ऑफ है। अब इसहाक डार साहब ज़ाहिर है बराह रास्त मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुंसलिक हैं, वो इनके समधी भी हैं, फिर इनके क्लास फेलो भी हैं, पुराने दोस्त भी हैं और उन्होंने पूरी ज़िंदगी इसहाक डार साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ काम किया है। तो जब उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो ये इंप्रेशन एक क्रिएट हुआ है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब इस पूरे सिस्टम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब अब इसहाक डार साहब के ज़रिए वफाक के अंदर बहुत काम करेंगे, वो कहीं ना कहीं अपना वेट डालेंगे। और जब इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे तो वो बहुत सारी मीटिंग्स कॉल करेंगे। वो औरंगज़ेब साहब से भी बुला के पूछेंगे कि जनाब आपने जो IMF के साथ डील किया है उसकी वजह क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं और मुझे रिपोर्ट करें। फिर वो मोहसिन नकवी साहब से पूछेंगे जनाब आप वज़ीर दाखिला हैं और ये जो आप इतने बड़े बड़े फ़ैसले कर रहे हैं किस से पूछ के कर रहे हैं, आपने अपनी 1.5 ईंट की जो मस्जिद बनाई हुई है क्यों बनाई हुई है। और इसके साथ साथ बाकी वुज़रा जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे भी पूछा जाएगा कि जनाब आप ये जो दिफाई अमूर आपने कंधे पे उठाए हुए हैं वो आप कर क्या रहे हैं, हमें आप रिपोर्ट ही नहीं कर रहे और अपने तौर पे ही आप बहुत सारे फ़ैसले कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो भी जवाब दे, इसके बाद इसहाक डार साहब को होंगे। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब पूरी तरह इसहाक डार साहब की शक्ल में वफाक में आ चुके हैं और अब वो बाकायदा रिपोर्ट्स लेंगे। रिपोर्ट्स लेने के साथ साथ वो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भी देंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब की एंट्री है थ्रू इसहाक डार साहब और इसका नोटिफिकेशन भी शहबाज शरीफ साहब से इसलिए दिलवाया गया है कि जनाब अब ये ना समझा जाए कि सब कुछ मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, कुछ और फोर्सेस भी हैं जिन्हें बहुत कुछ करवाना है शहबाज शरीफ साहब से और उन फोर्सेस में मियां नवाज शरीफ साहब नंबर 1 है। मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी रेट स्टैब्लिश की है वफाक में और इसहाक डार साहब को एक ओहदा दे के उनको एलिवेट करके अब बहुत सारी जगहों पे वो इसहाक डार साहब को भेजेंगे, जैसे कि चाइना भेजेंगे, जैसे कि टर्की भेजेंगे, जैसे कि सऊदी अरेबिया भेजेंगे, जैसे कि उन्हें कतर भिजवाया जाएगा, जैसे कि इंग्लैंड भेजा जाएगा, जैसे कि अमेरिका भिजवाया जाएगा। तो जहाँ जहाँ इंटरेस्ट हैं रियासत के या मियां नवाज शरीफ के या पार्टी के, वहाँ पे इसहाक डार साहब
पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी करेंगे और मियां नवाज शरीफ साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुल्क से बाहर भी जाया करेंगे। तो ये मेरा ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की एंट्री हुई है। और उससे पहले इसहाक डार साहब ज़रा अपने आप को एलियन भी फील कर रहे थे, वो ऑकवर्ड भी फील कर रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि ज़ाहिर वजारत ख़जाना उनके हाथ से निकल गई। औरंगज़ेब साहब बाहर से आए और पूरा ख़जाना ही वो लपेट के चले गए। मोहसिन नकवी साहब आए और ना उनके पास वोट था, ना उनके पास कोई नुमाइंदगी थी, लेकिन इसके बाद जो सेनेटर भी बने, फिर वो वज़ीर दाखिला भी बने, फिर उसके बाद वो पीसीबी के चेयरमैन भी बने। तो बहुत सारे इख्तियारात उनके पास हैं और उसमें वो ऑकवर्ड फील कर रहे थे इसहाक डार साहब। और जब किसी जगह मीटिंग होती थी तो इसहाक डार को प्राइम मिनिस्टर के बाद नहीं बैठाया जाता था, दूसरे या तीसरे नंबर पे होते थे, जो वो फील करते थे। और अब क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं तो प्राइम मिनिस्टर के बाद वो बैठेंगे, उनकी पहली कुर्सी होगी। और जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ नहीं होंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर भी बैठेंगे। तो बहुत चीज़ें इसहाक डार साहब ने मेरा ख्याल एक ही स्ट्रोक में हासिल कर ली हैं। इसके साथ साथ मौला फजलुर रहमान साहब ने कल कौमी असम्बली में तकरीर की। उन्होंने कहा जी हम मिलियन मार्च कर रहे हैं और 5 तारीख को मिलियन मार्च कराची के अंदर होगा। बड़ा मेरा ख्याल है पावर शो होगा मौलाना के मौलाना के पास पब्लिक बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब के दौर में भी सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान थे जो अपने लोगों को सड़कों पे ले आते थे और स्टेट बाकायदा उनके साथ कंप्रोमाइज़ करने पे मजबूर हो जाती थी। और अब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास पब्लिक बहुत है, तो कराची के अंदर, सिंध के अंदर ठीक ठाक किस्म की उनकी पार्टी तगड़ी है। मिलियन मार्च वो कर रहे हैं, लेकिन चले 2-4-5 लाख लोगों को वो लेके आएंगे सड़कों पे और पता चलेगा कि कराची में मौलाना वारद हुए हैं। फिर 9 मई को, जिसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू भी है, उसको पेशावर के अंदर एक जलसा होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुकम्मल तौर पर बैक करेगी। वहाँ पर उनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा, उनको जलसा करने की इजाज़त भी दी जाएगी। हो सकता है जो रकम खर्च हो वो KPK की गवर्नमेंट की हो और वहाँ पे मौलाना को बाकायदा कहा जाएगा लें जी जो बोलना है बोलें, और मौलाना ठीक ठाक आड़े हाथों लेंगे इस्टेब्लिशमेंट को। फिर जो उनके एक फ़ोर्स है वो यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पे अपना एक पावर शो भी करेंगे। वो बताएंगे कि जनाब हम भी बड़ी ताकत है, हम भी एक फ़ौज है और हमारे साथ लड़ना इतना आसान काम नहीं होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब मैदान में कूद चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनको बड़ी सपोर्ट कर रही है और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि KPK के अंदर जो उनके गवर्नर हैं वो लिंगरान करें, वो चलें, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनको रिप्लेस करना चाहती है। तो शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब की इसके ऊपर बारगेन हो जाए और इसके साथ साथ शायद कुछ और शर्तें भी वो गवर्नमेंट से मनवाने में कामयाब हो जाएं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इन हो गए हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनको बैक कर रही है और उसके साथ साथ वो सारा माजी भी याद आ गया जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब 9 मई के ख़िलाफ़ भी बात करते थे, लेकिन अब वो 9 मई को जलसा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़े होकर। फिर वो इमरान खान साहब को सिक्योरिटी रिस्क भी कहा करते थे, अब वो सिक्योरिटी रिस्क ख़त्म हो चुका है। फिर वो इन्हें यहूदियों का एजेंट भी कहते थे, अब मेरा ख्याल है वो यहूदियों के एजेंट नहीं रहे। फिर वो इन्हें बाज़-औक़ात यहूदी भी कहा जाते थे, लेकिन अब उन्होंने ज़ाहिर इन्हें मुसलमान तस्लीम कर लिया। तो बड़ी चेंज है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब के अंदर भी। तो मुझे बहरहाल दाद देनी पड़ेगी दोनों की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी दाद देनी पड़ेगी और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी दाद देनी पड़ेगी कि कमाल कर दिया आपने, जो यू टर्न लिया है आपने वाकई पूरी कौम को हैरान कर दिया है। तो अब ये रोमांस कितना अरसा चलता है इसके ऊपर सरदस्त नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन ये ज़्यादा अरसा चलने वाला मामला नहीं है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इशू अभी तक हल नहीं हुआ। पहले शेर अफजल मरवत साहब थे, फिर उसके बाद हामिद रज़ा साहब आए, फिर हामिद खान साहब का नाम भी आया, फिर दोनों के नाम वापस हुए, फिर शेर अफजल मरवत साहब का भी नाम वापस हो गया। आज इमरान खान साहब ने इसका फ़ैसला करना है क्योंकि टाइम बड़ा कम है और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद शेर अफजल मरवत साहब का नाम इमरान खान साहब दोबारा पेश करें, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बन सकेंगे क्योंकि गवर्नमेंट रजिस्ट कर रही है। गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि नहीं बनना चाहिए, बल्कि पार्टी भी रजिस्ट कर रही है। पार्टी में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब को इस कुर्सी पे बिठा दें, क्योंकि सबका ख्याल ये है कि शेर अफजल साहब बैठ गए तो फिर वो किसी और को बैठने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। और ये भी मुमकिन है कि जब उन्हें चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया जाए तो हो सकता है कमेटी में कोई और रुकन शामिल होने के लिए तैयार ना हो और सिर्फ चेयरमैन बैठे हों वहाँ पे, तो ऐसा वक्त भी आ सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो इस ओहदे के लिए फ़िट हैं या उनको इस ओहदे में
इस ओहदे के काबिल समझा जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब एक एफर्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली कोई और साहब ही आएंगे जो मुतदिल हों, जो मुतवाज़न हो, जो सब के लिए एक्सेप्टेबल हो। 6 जजेस का इशू था, आपको याद होगा उन्होंने एक ख़त लिखा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेंच बनाया था और आज उसकी हेयरिंग है। 11:30 बजे आज हेयरिंग होगी और मेरा ख्याल है आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट बनाने का ऐलान कर देंगे और उसके बाद फिर जो अगली तारीख होगी उस पर इसकी बाकायदा हेयरिंग होगी। सवाल ये है कि क्या कोई फ़ैसला हो सकेगा? मेरा ख्याल है इसके अंदर सिर्फ सर्जनश ही हो सकती है, फ़ैसला इसमें कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई शख्स इन्वॉल्व नहीं है। ये नहीं है कि ये शख्स है तो इसको आप सज़ा दे दें। आप लोगों को तो सज़ा दे सकते हैं, इदारों को सज़ा नहीं दी जा सकती। इदारे हैं तो कहाँ से आप इदारे को सज़ा देंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे इदारे को फांसी लगा दिया जाए या उसको जुर्माना कर दिया जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता एक गाइडलाइन ज़रूर दी जा सकती है या सर्जनश ज़रूर की जा सकती है। तो अल्टीमेटली इस केस का नतीजा यही निकलेगा कि आप सर्जनश करेंगे, वार्निंग देंगे और उसके बाद पाबंद करेंगे कि कोई शख्स किसी जज को तंग नहीं करेगा। लेकिन अब सवाल फिर वही है कि अगर किसी जज का कोई बहनोई है या उसका साला है या उसका कोई कज़न है या उसका कोई दोस्त है या उसका कोई स्टाफ मेंबर है जो पुराना जब वो बार में काम करते थे, तो क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? या अगर उसने भी कोई जुर्म किया है तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या उससे कोई बाज पुरस नहीं हो सकती? अगर तो सबको ब्लैंकेट इम्यूनिटी हासिल है तो फिर तो ज़ाहिर है फिर तो मामला चेंज हो गया। लेकिन अगर किसी शख्स ने जुर्म किया है या किसी एजेंसी को कोई शख्स मतलूब है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उससे बात तो नहीं कर सकती कि जज साहब हैं, इनकी फैमिली है, फिर इनके दोस्त हैं, फिर इनके रिश्तेदार हैं, फिर इनके मुलाजमीन हैं, फिर मुलाजमीन के रिश्तेदार हैं, आप इन सब को टच नहीं कर सकते या इन सब से पूछ नहीं सकते। तो जब ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से या फिर हुकूमत की तरफ से इन्वॉल्वमेंट होगी, आप उसे रोक नहीं सकेंगे। लेकिन बहरहाल इस केस का निकलना कुछ नहीं है, मुमकिन नहीं है इस सारे मामले में। जनाब कल से एक इशू चल रहा है जस्टिस बाबर सत्तार साहब का। उससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार साहब के बारे में कुछ ट्वीट्स आई थी, फिर उनकी फैमिली के इंफॉर्मेशन लीक कर दी गई, फिर उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए गए, फिर उनका ग्रीन कार्ड जो है वो लीक कर दिया गया, जिस पे फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिबटल भी आया। उन्होंने कहा कि उनके पास ग्रीन कार्ड है लेकिन उन्होंने सफ़र करने के लिए ग्रीन कार्ड रखा हुआ है ताकि अमेरिका का वीज़ा ना लेना पड़े। उस पर ज़ाहिर है नई डिबेट शुरू होगी पाकिस्तान में कि क्या ग्रीन कार्ड जो है वो सिर्फ सफ़र के लिए है, और उस पर ज़ाहिर बाबर सत्तार साहब की हमायत में भी बहुत सारे लोग बाहर निकले। मैं खुद बाबर सत्तार साहब का बहुत बड़ा मोतरफ हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम करने वाले, बड़े ही महज़ब इंसान, बहुत ही पढ़े लिखे आदमी हैं और इन्हें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बड़ी मिन्नतें करके अदलिया में लेकर आए थे, क्योंकि ये इनकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी थी और एक एक केस के वो 40-40 लाख रुपया लेते थे फीस, और उसको छोड़ के उन्हें एक ऐसा ओहदा कबूल करना पड़ा जिसमें सैलरी भी कम है, पर्क्स भी कम है और फिर उसके साथ साथ आपको तोपों का सामना भी करना पड़ता है। तो बाबर सत्तार साहब ने बहुत सेक्रीफाइस किया अपने कैरियर को, और अगर वो सिर्फ वकील होते तो आज वो उससे ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा तगड़े वकील होते जितने इस वक्त वो जज हैं। तो ऑनेस्ट भी हैं और हर तरफ से काम करने वाले इंसान भी हैं। अब सवाल ये है कि उनका जो ग्रीन कार्ड है उसको तो इशू बनाया जा रहा है और उसके बारे में तो बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने भी सवाल उठाए थे पिछले वीलॉग में कि आप अगर जज हैं तो आपको इन छोटे छोटे सहारों की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सहारे नहीं लेने चाहिए। लेकिन अब ज़ाहिर नई चीज़ें निकल रही हैं, नई चीज़ें। उनके अंदर 2 हाई कोर्ट्स के जजेस हैं जिनकी बाकायदा डुअल नेशनलिटी है। ये 2018 का इशू चल रहा है, आपको याद होगा उस वक्त जस्टिस साकिब निसार साहब ने इशू उठाया था और उस वक्त बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। अब इसमें सिंध हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस के आगा, और इनका जो प्रोफाइल है वो बड़ा हाई है। ये बाहर के पढ़े हुए हैं, इनकी जो वालदा हैं वो ब्रिटिश थी और इसलिए ज़ाहिर है इनके पास एक बाई बर्थ एक नेशनलिटी है इंग्लैंड की, यूके की। और फिर ये आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत करीब थे जब यूसुफ गिलानी साहब की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं और बहुत अरसा ये हुकूमत के साथ काम करते रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के ये वकील भी हैं, बड़े नामवर वकील थे। फिर ये यूएन के अंदर और अफ्रीका के अंदर प्रोसिक्यूटर रहे हैं। फिर ये नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं और इन्होंने बड़ा काम किया। फिर ये हाई कोर्ट के जज बन गए। जब हाई कोर्ट के जज बने तो इनसे कहा गया कि आप अपनी नेशनलिटी सरेंडर करें, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ इस ओहदे के लिए अपनी वालदा का दिया हुआ तोहफ़ा या अपनी वालदा का दिया हुआ एक शनाख्ती निशान
मैं उसे विड्रॉ नहीं कर सकता। तो ये आज भी यूके के ड्यूल नेशनल है, यानी यूके की भी नेशनलिटी और पाकिस्तान की भी नेशनलिटी, और ये हाई कोर्ट के जज भी हैं। और 2018 में इनकी ये जो इंफॉर्मेशन है वो निकली थी। फिर लाहौर के जस्टिस जवाद हसन हैं और लाहौर हाई कोर्ट के हैं, इनकी भी यूके की नेशनलिटी है और इनके ऊपर भी उस वक्त एतराज़ किया गया था, लेकिन उन्होंने वो रिटेन की थी। अब 2018 का इशू हो सकता है इन्होंने अब विड्रॉ कर लिया, लेकिन इंफॉर्मेशन अभी सरदस्त ताज़ा तरीन हमारे पास नहीं है। लेकिन ये मुझे याद है कि 2018 में इनका इशू भी बना था। इसके साथ साथ काजी फाइज ईसा साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी बेगम वो स्पेनिश पासपोर्ट होल्डर है। सारे पाकिस्तान को पता है जब इनका इशू बना था तो इनकी नेशनलिटी और इनका पासपोर्ट भी उस वक्त मौजू बहस था। अब इनकी जो अहलिया हैं, इनकी वालदा बेसिकली स्पेनिश हैं और इनके जो वालिद हैं खोसू साहब वो बलोच थे। तो एक बलोच साहब जो खोसू साहब हैं, उनकी शादी एक स्पेनिश खातून के साथ हुई और फिर उनसे ये जो काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया हैं वो पैदा हुई। तो अब वो भी बाय बर्थ स्पेनिश हैं और उनके पास स्पेनिश पासपोर्ट भी है और उसके बाद ज़ाहिर उनकी काजी फाइज ईसा साहब के साथ शादी हुई। और ये जो इंकशाफ है ये भी जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में हुआ था। तो अब एक तरफ काजी फाइज ईसा साहब हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उनकी जो अहलिया हैं वो फॉरेन नेशनल है और उनके पास दूसरे मुल्क की नेशनलिटी भी है, पासपोर्ट भी है और उनकी प्रॉपर्टी भी है। तो जब आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके बाद जस्टिस जवाद हसन साहब की ड्यूल नेशनलिटी आपने एक्सेप्ट कर ली, फिर जस्टिस के आगा की आपने ड्यूल नेशनलिटी एक्सेप्ट कर ली, तो फिर अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सिर्फ ग्रीन कार्ड के ऊपर एतराज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके पास सिर्फ ग्रीन कार्ड है, ये फॉरेन नेशनल नहीं है, ये अमेरिकन नेशनल नहीं है। तो अगर आपने इन तीन पर्सनालिटीज़ को कबूल कर लिया है तो मेरा ख्याल है फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब को भी कबूल कर लेना चाहिए। फिर इनका जुर्म को बहुत बड़ा जुर्म नहीं है, ये सिर्फ ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, जबकि हमारी अदलिया के अंदर ड्यूल नेशनलिटी के लोग भी हैं। जब वो हैं और आपको उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है तो जस्टिस बाबर सत्तार पे भी कोई एतराज़ बनता नहीं है।